औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़िक्र किया और वो प्रॉब्लम्स जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपको फेस करना पड़ती हैं, उनमें से चंद एक प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम उन प्रॉब्लम्स के कंप्यूटराइज सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम अपनी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर आने वाले तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। उस हवाले से हमारे पास जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसे डेटाबेस के नाम से जाना जाता है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। डेटाबेस बेसिकली एक सॉल्यूशन है जो आपकी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। जो लॉजिकली रिलेटेड डाटा होता है, अगर आप उसकी कलेक्शन कर लें तो वो एक डेटाबेस कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपके फ़ोन बुक के अंदर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो लॉजिकली रिलेटेड, सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आपकी फ़ोन बुक में 50, 100, 200 जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अब वो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं एक्चुअली वो क्या हैं, वो एक डेटाबेस है। फॉर एग्जाम्पल द टेलीफोन डिक्शनरी, पर्सनल एड्रेस बुक्स, डिक्शनरी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेसेस। तो ये तमाम तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो डेटाबेसेस की एग्जाम्पल्स हैं। A database contains the data or information about a particular topic, such as database of employees that contains the data of employees of an organization or department. So basically database की जो data और information होता है वो किसी particular topic से related होता है। Student data है of a college, तो basically वो एक college के student का data है। Student details of ICS class, तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ ICS क्लास की डिटेल होगी। सो बेसिकली आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डाटा और इंफॉर्मेशन होता है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट होता है। सो अ डेटाबेस मे बी क्रिएटेड और एंड मेंटेन्ड मैन्युअली और इट मे बी कंप्यूटराइज्ड। अब जहाँ तक बात डेटाबेस की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो डेटाबेस आप क्रिएट मैन्युअली भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज तरीके से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। और पहले से क्रिएटेड शुदा डेटाबेस को आप मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हैं और कंप्यूटर वर्जन के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं। सो यू कैन मेंटेन और क्रिएट अ डेटाबेस मैन्युअली एज वेल एज कंप्यूटराइज्ड। सो दोनों तरह के मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं एक डेटाबेस को डील करने के लिए। The library card catalog is an example of database that is created and maintained manually. आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी कार्ड होता है, बुक कार्ड, जो बुक इशू करते वक्त कार्ड उसमें से निकाल लिया जाता है जिसके ऊपर आपकी डिटेल मेंशन कर दी जाती है कि इसको कौन लेके जा रहा है। सो दैट इज मैनुअल मेंटेन्ड। बेसिकली वो आपकी मैनुअली मेंटेन्ड होने वाली डेटाबेस है, यानी कि डेटाबेस की वो टाइप है जो कि मैन्युअली डील हो रही है। A computerized database is created and maintained by a set of programs. अब ये तो बात थी ना पहले मैनुअल, अब कंप्यूटराइज्ड वर्जन की बात करें तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो होती है ना वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स की मदद से है जो है मेंटेन होती है या क्रिएट होती है। अब वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स कई तरह के हो सकते हैं जिनका स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। So this set of program is called a database management system. वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो ये काम करते हैं कंप्यूटराइज्ड वर्जन के अंदर आपकी डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो तमाम तरह के सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर होते हैं या टूल्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करने से रिलेटेड होता है अगर आप कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को डील और मेंटेन करना चाहते हैं।
So generally database is a collection of logically related data sets or files. तो आमतौर पर जो आपकी डेटाबेस होती है वो लॉजिकली रिलेटेड डाटा के सेट्स या फाइल से रिलेटेड होती है, मतलब उससे उसकी कलेक्शन होती है बेसिकली. So each data set or file may contain different kind of information that is used for a specific purpose. अब हर एक डाटा सेट और फाइल के अंदर एक खास तरह की मुख्तलिफ इकसाम की डिटेल होती है जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है. अब वो ख़ास तरह की जो डिटेल होती हैं वो कैसे ट्रीट होती हैं, वो कैसे डील होती हैं, ये काम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है. फॉर एग्जाम्पल, a bank maintains different types of information for its client in separate file, such as saving account की अलग से डिटेल है, करंट अकाउंट की डिटेल अलग है, ऑटोमोबाइल लोन्स की डिटेल अलग है, पर्सनल लोन्स की फाइल अलग है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन की फाइल अलग है. तो बेसिकली हर एक फाइल का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है और हर एक फाइल के अंदर एक स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डिटेल है अबाउट अ कस्टमर, अबाउट अ क्लाइंट. सो है सबके अंदर क्लाइंट की डिटेल, लेकिन क्लाइंट की कौन सी टाइप की डिटेल है ये फाइल ने डिसाइड करना है. ये उस फाइल के अंदर पड़ी हुई डिटेल बताएगी कि इसके अंदर मौजूदा जो फाइल है या जो डिटेल है वो किस टाइप की है. सो द क्लाइंट और अ कस्टमर डेटाबेस ऑफ अ बैंक में इंक्लूड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव फाइल्स. तो किसी एक कस्टमर की जो डेटाबेस है बैंक के अंदर वो किसी एक के अकाउंट की डिटेल हो सकती है जो ऊपर मेंशन्ड है. Information about any client can be added, retrieved or updated very easily and quickly by using a database system. So database system का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी क्लाइंट की डिटेल को ऐड कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बड़े क्विकली एंड इजी वे के अंदर यूजिंग अ डेटाबेस सिस्टम. सो आप अपने डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट की बड़े आराम से डील कर सकते हैं. So the next point is what are the facilities of database system. कि ठीक है जी, हम कंप्यूटराइज वर्जन की जब बात करते हैं तो डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं या जो अवेलेबल हैं. सो पहली चीज आपके पास है जी इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस. सो डेटाबेस की पहली फैसिलिटी क्या है कि आप डेटाबेस के अंदर नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. रिट्राइविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, फिर जो आपने क्रिएट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, आप उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं. डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, आप डेटाबेस पे से अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं. अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, आपके मौजूदा रिकॉर्ड्स को आप अपडेट भी कर सकते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, चेंजिंग्स भी कर सकते हैं. ऐड न्यू फाइल्स टू डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं. रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस. हम इस कोर्स को तो पढ़ रहे हैं लेकिन इस कोर्स को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी तरह आपके डेटाबेस को यूज करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों डेटाबेस सिस्टम डेवलप किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस. सो पहले नंबर पे आता है जी डाटा इंटीग्रेशंस. सो डाटा इंटीग्रेशन से मुराद क्या है कि डाटा इंटीग्रेट होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है. नंबर 2 पे हम बात करते हैं डाटा की इंटेग्रिटी की. डाटा इंटेग्रिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, तो ये 7 C's जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. डाटा इंडिपेंडेंस, के डाटा की आज़ादी. सो ये 3 तरह के डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जो डेटाबेस के लिए होते हैं. सो इनके अंदर पहले नंबर पे है जी डाटा की इंटीग्रेशन. सो इन फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स. सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट फाइल्स. तो फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि डाटा सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर होता है और इंडिपेंडेंट फाइल्स होती हैं, जिसकी वजह से डाटा को स्टोर करना और एक्सेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, मुश्किल हो जाता है. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है फाइल बेस्ड सिस्टम की. सो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फाइल्स. फाइल्स को हम टेबल्स भी कहते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस.
तो डेटाबेस फाइल्स के अंदर क्या होता है, फाइल्स जो हैं वो बेसिकली इंटीग्रेट होती हैं, एक सिंगल फाइल के साथ जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, उनके आपस में लिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ होती हैं। So a single database contains a multiple tables and relationships can be created between tables. एक सिंगल डेटाबेस के साथ आप मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो डेटाबेस के साथ डील हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो क्या है, डाटा की इंडिपेंडेंस, कि आपकी जो डाटा की इंडिपेंडेंस है वो आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर होता है। तो यहां पे जब डाटा डिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरी फाइलों के ऊपर, तो वहां पे जब डिपेंडेंसी आ जाएगी तो सबसे पहला इशू रिडंडेंसी का रिजॉल्व हो जाएगा। सो इसलिए डाटा की इंटीग्रेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटीग्रेट होना इंपॉर्टेंट काम है। सो दिस मेक्स इजी टू रिट्राइव एंड अपडेट डाटा। इस इंटीग्रेशन की वजह से डाटा को रिट्राइव करना और अपडेट करना आसान होता है, चूंकि सारी जगहों पर डाटा एक जगह से शो हो रहा होता है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। तो सेंट्रलाइज सिस्टम से आप बेसिकली डील कर रहे होते हैं सारा कुछ, इसलिए एक सेंटर पॉइंट पे डाटा अपडेट हो रहा है, उसी सेंटर पॉइंट पे डाटा रिट्राइव्ड हो रहा है, उसी सेंटर पॉइंट से डाटा रिमूव और ऐड हो रहा है। लॉजिकली द डाटा इज सेंट्रलाइज्ड, जो बात मैं अभी कर रहा था। सो बेसिकली डाटा जो सेंट्रलाइज होता है वो लॉजिकली होता है। अब वो लॉजिकली सेंट्रलाइज होने से मुराद क्या है कि जनाब हर एक फाइल दूसरे के साथ कनेक्टेड है, डाटा एक जगह पे पड़ा है। सो फिजिकली डाटा मे बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट सर्वर्स और मे बी डिफरेंट स्कैटर्ड ओवर आर डिफरेंट लोकेशंस। हो सकता है कि फिजिकली डाटा बहुत सारी जगहों पे पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ लोकेशंस पे पड़ा हुआ है, लेकिन लॉजिकली डाटा एक सेंट्रलाइज फॉर्म के अंदर एक कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से डाटा की इंटीग्रेशन कंसिस्ट करती है। So, but it can be connected through the data communication links. So, data communication links के थ्रू ये connected होता है। Logically connected है ना, तो logically भी data communication links होते हैं जो इसको connect करते हैं। अब इस हवाले से जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है वो क्या है, डेटाबेस के मॉडल्स हैं। डेटाबेस के मॉडल्स क्या होते हैं? A set of rules that describes the structure of a database is called database model. वो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स, वो तमाम तरह की फिलॉसफीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस बात की वजाहत करते हैं कि आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे हम डेटाबेस का मॉडल कहते हैं। आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होता है वो डेटाबेस का मॉडल होता है। सो बेसिकली मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर इंप्लीमेंट होता है। टारगेट होता है ना माइंड में कि यार इस जैसी चीज लेनी है, या ये बनाना है, या इस जैसा कुछ होना चाहिए। सो मॉडल बेसिकली डिप्लॉय होता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। इट डिस्क्राइब्स द डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट शुड होल्ड ऑन डाटा। सो डाटा के जो मॉडल्स होते हैं वो तीन तरह के डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे है कि एक तो वो डाटा की टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा किस किस किस्म का है। फिर आपके डाटा के बिटवीन जो रिलेशनशिप होते हैं ये उनको वजाहत कर रहा होता है, उनकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर क्या रिस्ट्रिक्शन कहां पे लगानी है, कौन सी चीज किसको विजिबल करवानी है, कौन सी चीज किसको विजिबल नहीं करवानी, इन तमाम डिटेल्स के बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन डेटाबेस मॉडल के अंदर प्रोवाइड करते हैं, या यूं कह लें कि डेटाबेस मॉडल आपको प्रोवाइड करता है। सो डेटाबेस मॉडल आल्सो डिफाइंस और डिस्क्राइब्स द बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। सो डेटाबेस के मॉडल ही होते हैं जो डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं आपके बेसिक ऑपरेशंस को, कि आपने डेटाबेस के ऊपर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। So the basic operations on database including the storing data into database, वो कौन से हैं? Organizing, storing, manipulating and summarizing। ये 4 तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनकी बेस पर आपके डेटाबेस सेट होती है। अब हम बात करते हैं अगले लेवल पे कि जनाब ठीक है डेटाबेस मॉडल्स क्या चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। सो वो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं।
सो जनाब वो तीन तरह के डिफरेंट मॉडल होते हैं, एक हायरार्किकल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल मॉडल होता है। सो तीन तरह के डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनमें पहले नंबर पे जो है वो है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल बेसिकली किसी हायरार्की को फॉलो करता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होती है, एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशंस की, उनकी अथॉरिटीज़ की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली, उनकी फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो एक अथॉरिटीज़ की हायरार्की होती है, बेसिकली ये उस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसका जो मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, बेसिकली ये आपके हायरार्की को फॉलो कर रहा होता है। So in hierarchical model, records are arranged in a hierarchy like an organizational chart. जिस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ये हायरार्की अपनी डिफाइन करता है ताकि आपके रिकॉर्ड्स को अरेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू दैट हायरार्की। ईच record type is called a node or a segment. अब हर एक record की जो टाइप होती है वो एक नोड या एक सेगमेंट कहलाती है इस मॉडल के अंदर। So a node represent a particular entity, और entity क्या होता है? Anything that has some physical existence is called entity। तो वो particular entity को represent कर रहा होता है एक node। The topmost node is called root node। तो ये हायरार्की के अंदर जो टॉप लेवल पर नोड होती है उसे रूट नोड कहा जाता है। The terms parent and child are often used in describing a hierarchical model। इस तरह के मॉडल को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो पेरेंट चाइल्ड की होती है। जो सब नोड्स होती हैं वो चाइल्ड्स होती हैं, जिनके अंडर होती हैं उनके पेरेंट होते हैं। सो पेरेंट और चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जो मॉडल के अंदर हम इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। A node may have any number of children, but each child node have only one parent node। अब एक नोड के अंडर मल्टीपल नोड्स हो सकती है ना, मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। सो वो कन्फर्म है कि एक ही पेरेंट होगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड द इन्वर्टेड ट्री। इसे कहते हैं इन्वर्टेड ट्री। हायरार्किकल जो मॉडल होता है ये बेसिकली इन्वर्टेड ट्री की टर्मिनोलॉजी से निकलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्किकल मॉडल इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। वो टेबल आपके सामने कुछ यूं है। देखिए एंटिटी 1 है जिसके अंदर दो एंटिटीज हैं 2 और 3 के अंडर फर्दर दो एंटिटीज हैं 4 और 5। सो इसके अंदर जो रूट नोड होगी वो एंटिटी 1 है। पेरेंट नोड कौन कौन सी हैं? एंटिटी 1 है, एंटिटी 3 है। और चाइल्ड नोड कौन कौन सी हैं? 2 और 3 1 के लिए, 4 और 5 3 के लिए। सो दैट इज योर हायरार्की मॉडल। इसे कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में हायरार्की के अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो मॉडल है वो है नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल में बेसिकली क्या होता है? द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू द हायरार्किकल मॉडल बट इट हैज वन डिफरेंस। एक छोटा सा फर्क है। वो क्या है? वो फर्क क्या है? द डिफरेंस इज दैट अ चाइल्ड नोड मे हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट्स नोड। हायरार्किकल मॉडल में तो है ना कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन नेटवर्क मॉडल के अंदर एक नोड के मल्टीपल पेरेंट्स पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। और जो चाइल्ड नोड होती हैं वो एरोस के थ्रू डिफाइन होती हैं। इन दिस मॉडल अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम मे बी यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सो आमतौर पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स और मॉडल होते हैं उनके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम्स होती हैं जो ये काम करती हैं। The network data model was developed to overcome the limited scope of hierarchical model. So the network data model होता है ये develop किया जाता था, was developed to overcome the limited scope of hierarchical model। तो basically उसके limited scope को overcome करने के लिए उसको use किया गया। The network data model provides a more flexibility than the hierarchical model। नेटवर्क मॉडल के अंदर कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हायरार्किकल मॉडल के अकॉर्डिंग। आपके पास बैकवर्ड का रास्ता इसके अंदर अवेलेबल होता है। आप मल्टीपल नोड्स के ऊपर बैकवर्ड आ सकते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क मॉडल इज शोन इन द फिगर बिलो। आप देख सकते हैं। अब यहां पे आप नोट करें तो एंटिटी 1 के 2 चाइल्ड हैं, 3 है, 2 है बल्कि 3 और 4।
इसी तरह एंटिटी 2 के 3 चाइल्ड हैं, 1, 4 एंड 5. सो दैट इज अ डायग्राम ऑफ नेटवर्क मॉडल. ये डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क मॉडल को, जिसके अंदर आप अपने नेटवर्क को देखते हैं. तो बेसिकली एक नेटवर्क है ना, एक दूसरे के साथ जो नोड कनेक्टेड है, सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल. थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. अब ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या चीज है? रिलेशनल डाटा मॉडल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मॉडल टू डिजाइन द डेटाबेस. अब मसला ये है कि जनाब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, बड़ा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला है. फेमस इसको समझ लेंगे है, ये वो डेटाबेस का मॉडल है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इट इज़ वेरी सिंपल देन हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल आल्सो. ये इन दोनों के मुकाबले में बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है. वो आसान किस बेस पर है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल रिलेशन. इसके अंदर बेसिकली रिलेशंस काउंट होते हैं, आपके ताल्लुक जो हैं वो बेसिकली काउंट होते हैं. रिलेशंस, उनके बिटवीन जो रिलेशंस हैं बेसिकली उनकी कलेक्शंस हैं. आ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी. अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रिलेशन से मुराद अभी तक शायद आपके माइंड में हो कि ये हमारे पास एक ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे ये एक एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट होगा. और एंटिटी क्या है? एक टेबल है. डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल होती है वो एक एंटिटी है, और एंटिटी जो है वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज का नाम है. So these relations have no physical connections as used in hierarchical and network model. तो इनके physical connections नहीं होते हैं. So in relational model, relationship between the entities is also represented by a diagram that is similar to the network diagram. अब जिस तरह नेटवर्क डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है एंटिटीज को के दरमियान, बिल्कुल इसके अंदर भी होता है. बट दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज. डाटा ऑफ द एंटिटीज की बेस पर ये बेसिकली रिलेशनशिप जो है वो शो होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल मॉडल इज शोन इन द फिगर, यू कैन सी दैट. सो देख लें आप, यहां से पता लग रहा है कि जनाब एंटिटी 2 और 3 का आपस में रिलेशनशिप है. सो इनके रिलेशनशिप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. हो सकता है इसने कहीं यूटिलाइज होना हो. सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जिन चीज़ों को देखा है वो डेटाबेस की डेफिनेशन कि डेटाबेस बेसिकली क्या है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस सिस्टम के अंदर मिलती हैं, फिर हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की, फिर हमने डाटा की इंटीग्रेशन के बारे में बात की, उसके बाद हमने डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बात की, फिर डाटा की इंडिपेंडेंस के हवाले से बात की, और फिर हमने डेटाबेस की मॉडल्स और उसकी टाइप के बारे में बात की, और डिफरेंट मॉडल्स को हमने देखा डायग्रामेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी. सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा. आगे चल के ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएंगे अगर आप इनको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.